इनकम भी बढ़ी है, महंगाई भी बढ़ी है, दोनों बढ़ी है। एक इनकम के ऊपर 10-10 बारी टैक्स देते हैं, तो आप नहीं कह सकते कि बीजेपी हारी, ये नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट बनाई है। तो हारने वाली बात तो खत्म हो जाती है कि एक बंदा 2-2 सीट से लड़े। अब जब जो सीटें उन्होंने छोड़ी हैं, जब उसका उपचुनाव होगा, उसका खर्चा किस पर आएगा? टैक्स पेयर पर आएगा। उसमें 5, ज्वेलरी पे 3, मेडिक्लेम में मालूम है आपको कितनी है? 18%, 18% जीएसटी है मेडिक्लेम पे। आम आदमी की जेब खाली। गरीबों की सरकार है। कहाँ गरीबों का सबका साथ सबका विकास। जो विकास है सब झूठ है। ये अंबानी और अडानी की सरकार है। नमस्कार, मेरा नाम आशित प्रकाश है और आप देख रहे हैं ओटीएस यानी कि ऑन द स्पॉट। जो भी होगा स्पॉट पे होगा। अभी मैं मौजूद हूँ दिल्ली के चांदनी चौक पर, जहां लोगों का जमावड़ा है और बात होगी महंगाई पर। 2024 का लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है, मंत्रिमंडल भी बन गया है, लेकिन जो बात नहीं बनी है वो महंगाई पर। लोगों के सामने जो समस्या है महंगाई, टमाटर, आलू, जितनी भी सब्जियां हैं, तेल है, दाल है, सभी की दामें अपने उच्चतम स्तर पे है। लोग परेशान हैं। लोग परेशान है भी या नहीं, यही जानने के लिए हम चांदनी चौक के इस भीड़ में खड़े हैं। हमारे साथ बात करने के लिए खड़े हैं लोग, जानते हैं। बताइए, महंगाई की समस्या है क्या? बिल्कुल है। क्या है महंगाई? महंगाई तो महंगाई है। हाँ, इससे तो मुकर नहीं सकते, पर इनकम भी है। आप खाली ये नहीं कह सकते कि महंगाई है। जो पहले इनकम थी, इनकम भी बढ़ी है, महंगाई भी बढ़ी है, दोनों बढ़ी है। तो क्या वो महंगाई से रिलैक्सेशन मिल रहा है क्या इनकम से? देखो, ऐसे है कि जैसे महंगाई बढ़ी है ऐसे इनकम भी बढ़ी है, पर महंगाई इसलिए ज़्यादा लग रही है कि जो हमारी इनकम है ना, वो पूरी इनकम हमारे हाथ में नहीं आ पा रही। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये क्या है कि हमारी जो टैक्सेशन प्रणाली है ना, वो प्रॉपर नहीं है। हम एक इनकम के ऊपर 10-10 बारी टैक्स देते हैं। अब आप सोचोगे कि हम एक इनकम पे 10 बारी टैक्स कैसे देते हैं? आपने एक इनकम अर्न करी, उसके ऊपर टैक्स पे करा, आपकी इनकम वाइट है, पक्के की रकम है, आपके बैंक अकाउंट में आप 2 से तीसरी बारी बैंक से निकलवाओगे, उसके ऊपर बैंक चार्जेस लग जाएंगे, आपकी इनकम रिड्यूस होगी नहीं होगी? इनडायरेक्ट टैक्सेस इतने हैं, जैसे हम लोग, आपने देखा होगा अभी बजट का टाइम आ रहा है, अभी रिटर्नों का टाइम आ रहा है, तो रिटर्नों में ये कहते हैं जी इतने करोड़ रिटर्न फाइल हुई, इतने करोड़ रिटर्न फाइल हुई। मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान में जितने लोग हैं सारे टैक्स पे करते हैं, सारे टैक्स पे करते हैं, चाहे वो रिटर्न फाइल करते हैं चाहे वो नहीं करते। मैं आपसे ही कहता हूँ, आपके पास टेलीफोन है, मोबाइल है, चार्ज कराते हो, जीएसटी देते हो, ये क्या है? ये इनडायरेक्ट टैक्स है। एक इनकम टैक्स का टाइटल नहीं है, नाम नहीं है, बट टैक्स है। तो जो हमारी इनकम है वो हमारी पूरे हाथ में ना आने की वजह से हमें महंगाई ज़्यादा लग रही है। बट महंगाई है तो इनकम भी है। ये महंगाई की वजह से ही मोदी सरकार को ये झटका लगा है क्या इस चुनाव में? मोदी सरकार को जो झटका लगा है, जो मेरा मानना है, उसकी नीतियाँ अच्छी हैं, प्लानिंग्स अच्छी हैं, फ्यूचर के लिए विजन अच्छा है। प्रॉब्लम कहाँ आई? मेन तो ये ना कि मतलब 400 पार का जो टारगेट था, उसमें ये कहाँ रह गए? ये विपक्ष भारी पड़ गया। विपक्ष भारी पड़ गया। वो जो मेरी कैलकुलेशन है वो ये कहती है, एक तो अभी जो विपक्ष कैलकुलेशन दे रहा है वो अलग तरह से दे रहा है। विपक्ष ये कहता है कि हमारी 295 सीटें आई और मोदी की, बीजेपी की 240 आई, यही तो कहते हैं। अब वो ये नहीं कहते कि 295 पूरे ग्रुप की हैं। इनकी 240 क्यों कहते हो? इनके भी तो ग्रुप की साथ पर आके 295 को ना, वो अपनी तो पूरी लेते हैं 236 सीटें और उनकी 240 लेते हैं, ऐसे नहीं। तो ये एक गलत मैसेज जाता है। अच्छा, इस पूरी रिजल्ट में जो है कहा कि बीजेपी क्यों आ रही, जो सीटें कम क्यों आई? क्योंकि ये तो आप नहीं कह सकते कि बीजेपी आ रही, ये नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट बनाई है। तो हारने वाली बात तो खत्म हो जाती है, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट बनाई है तो बीजेपी हारी नहीं है। आप ये कह सकते हो कि सीटें कम क्यों आई। तो मेरा ये मानना है कि सीटें इसलिए कम आई है, इन्होंने जो दूसरी पार्टियों के लीडर को लाए हैं और उनको टिकट्स दिए हैं, और जो लोग जहाँ जिस एरिया से उन्होंने बाहर के बंदे को ला के टिकट दिया है, और वहाँ का जो कार्यकर्ता है बट नेचुरल है, वो नाराज होगा, उसका इम्पैक्ट सीट पर आएगा। अगर एक एरिया में एक बंदा 20 साल से काम कर रहा है, इस उम्मीद से काम कर रहा है कि मेरे को टिकट मिलेगी, और आप एक किसी थर्ड पार्टी का वीआईपी को लेके आते हो और उसको टिकट देके देते हो, बट नेचुरल है उस एरिया का जो कार्यकर्ता वो आपकी फेवर में काम नहीं करेगा। और दूसरी चीज, जिनको लाए वो भी हार गए। 3 सीटें ऐसी थी जो इंडिविजुअल थे, उनको उन्होंने कहा जी आप रिजाइन दीजिए, बीजेपी में आइए।
बीजेपी में आए, जीते, हारे, सीटें कम हो गई। तो बीजेपी की सीटें कम होने का मतलब ये नहीं कि उनकी कार्य शैली में कोई कमी है, उनकी ये प्लानिंग में कमी थी जो ये यहाँ पे चूक कर गए। और मैं समझता हूँ कि फ्यूचर में वो इस चीज़ को जरूर देखेंगे और समझेंगे कि ये जो बाहर से ला के जो टिकट देते हैं, अगर इसमें थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे तो मैं चाहता हूँ। इन सब चीजों में एक आदमी का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है, राहुल गांधी का। 2 जगह से चुनाव लड़े, दोनों जगह से जीत गए। नेता तो होंगे ना, जनता ने चुन के भेजा उन्हें। देखिए ऐसे है, जो आपने राहुल जी की बात करी, जो जीतेगा ना तो जीत है, चाहे वो 1 सीट से हो चाहे 2 सीट से हो। आप इस बात को तो मानोगे ना। जब मैं कहता हूँ कि पहले तो हमारे, अगर हम तो छोटी बुद्धि वाले हैं, हमें कोई ज़्यादा समझ तो है नहीं, पर हम इतना कहते हैं कि ये वाली प्रैक्टिस होनी नहीं चाहिए कि एक बंदा 2-2 सीट से लड़े। अब जब जो सीटें उन्होंने छोड़ी हैं, जब उसका उपचुनाव होगा, उसका खर्चा किस पर आएगा? टैक्स पेयर पर आएगा। तो ये मैं तो कहता हूँ ये चीज़ होनी भी नहीं चाहिए कि आप 2 सीटों से लड़ो। अच्छा, जिस सीट से आप रुक गए और जिनसे आपने विड्रॉ कर लिया, वहाँ की पब्लिक का क्या कसूर है? आप बताइए। तो राहुल भट्ट नेचुरल है, अगर 40 से 90 पे आएगा तो कॉन्फिडेंस लेवल तो आप होगा ही ना। वो अलग बात है कि उस किसकी वजह से आया। नेता तो बने, बिल्कुल बने, क्यों नहीं बने। दो सेशन में वो नेता नहीं बन पाए, उसका रीजन है कि उनकी 55 सीटों से कम थी। अगर 55 सीटों से कम थी तो नहीं बने, अब 55 से ऊपर है तो बने, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रधानमंत्री हारते हारते बच गए, लोग ऐसा कह रहे हैं। मैंने आपसे अभी एक पहले बात कही है, आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा जीत होती है, चाहे वो 1 लाख वोट से हो चाहे 1 वोट से हो। लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जब भी होता है तो ये मार्जिन का भी तो अंतर रह जाता है ना। मार्जिन का अंतर होता है, नो डाउट, पर इसमें ये नहीं हो सकता कि अगर मैं 5 लाख वोट से जीतूंगा तो मेरे को 2 सीटें मिल जाएंगी क्या? नहीं, जीत तो जीत है, चाहे वो 500 वोट से जीते। हाँ, अगर हार जाते तो सोचने की बात थी। जब 1.5 लाख वोट से जीते, ये तो प्लस पॉइंट होता है। कभी लाख वोट से जीते, कभी 2 लाख से जीते। इसके लिए आप उनकी वो नहीं कह सकते कि नहीं जी वो तो अगर 5 लाख वोटों से जीतेंगे तो मोदी बढ़िया है और 4,99,000 से जीतेंगे तो बढ़िया नहीं है। ये नहीं कह सकते आप। जीत है। मैडम, महंगाई है? नहीं, महंगाई नहीं है, सब फर्स्ट क्लास है। हाँ, कैसा चल रहा है सब चीज? सब अच्छा चल रहा है। सब बढ़िया चल रहा है। कौन पसंद है, मोदी, राहुल? देखिए, जो देश में सबसे पहले सुरक्षा कायम करके रखे ना, देश के अंदर और देश के बाहर से भी जितने हमारे दूसरी कंट्री है, ठीक है, वो हमारे ऊपर अगर दबाव नहीं बनाने की स्थिति में हमेशा रहते हैं, वो देश हमेशा सक्सेसफुल। एक पक्ष तो टैक्स देता है हर चीज़ पे, हमारे तो धर्म के हिसाब से भी टैक्स लिया जाता है मंदिर में, जो हम अपनी मर्जी से देते हैं, उस ग्रुप को, उन लोगों को दिया जाता है जो हम ही को गाली देते हैं और हम ही हमारे पैसे पे पलते हैं। वहाँ पे वो सब नहीं है ना, जो कमाता है वो अपना खाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब तक ये चीज़ें बंद नहीं होंगी तो कैसे होगा? मतलब ये बांटने वाली के बारे में बात कर रहे हैं कि जो टैक्स पेयर है, अभी बॉम्बे का भी हुआ है कि हम जी भाइयों को भी देंगे, बेटों को भी देंगे। तो आप अगर फ्री बांटने वाली अगर पॉलिटिक्स करोगे तो ये लंबा टाइम नहीं चलेगी। तो फ्री कौन नहीं बांट रहा है? फ्री तो हर कोई बांट रहा है। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने एक पार्टी का नाम तो लिया ही नहीं, मैंने तो एक जनरल बात करी है कि फ्री कोई भी बांट रहा है गलत है, वो गलत है। और उसका जो जितना ज्यादा बांटेगा वो पार्टी उतनी जल्दी नीचे आएगी। अच्छा। क्योंकि पब्लिक समझ गई। वेनेजुएला में फ्री बांटा गया, वेनेजुएला का हाल देख लीजिए, आज उसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउन होगी वेनेजुएला की। जो फ्री बांटेगा, और एक तो युवा पीढ़ी भी वो आस्तिक बन जाएगी, उसको काम में ध्यान नहीं लगेगा, उस फ्री का माल मिलेगा। फ्री की जो इकोनॉमिक है वो इकोनॉमिक के लिए खतरनाक है। सोशल वेलफेयर के लिए कहते हैं देते हैं। सोशल वेलफेयर के लिए सर देखो, सोशल वेलफेयर के लिए जरूरतमंद को देना चाहिए, जिसको वाकई जरूरत है। जिसको जरूरत नहीं है उसको क्यों दिया जा रहा है? उसको आलसी क्यों बनाया जा रहा है? जो जरूरत है वाकई उसको देना चाहिए। जरूरत है, मैं आपको बताता हूँ। जिसको जरूरत नहीं है उसको क्यों दिया जा रहा है? जो मेहनत करना चाहता है उसको बढ़ावा देना चाहिए, उसको रोजगार देना चाहिए, उसको तकनीक देनी चाहिए, जिससे वो देश की प्रगति में योगदान पैदा करे। अच्छा जी, बताइए। जैसे अभी इन्होंने बीजेपी ने कहा था कि अभी उसकी आएगी, आई नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि हम 5 लाख से ऊपर और 5 लाख की मेडिक्लेम 70 साल से ऊपर वालों को देंगे। आज से पहले अगर आप 70 साल का इतिहास देख लीजिए, कोई भी अगर स्कीम आती थी तो वो टैक्स पेयर के लिए कभी नहीं आती थी। वो एक नाम था, लेबल था कि ये गरीब तबके के लिए, उसके लिए, ये उसके लिए। पर ये पहली बारी जो स्कीम अगर आती है तो ये बेस्ट आएगी, क्योंकि उसमें टैक्स पेयर से कोई मतलब नहीं है। जो 70 साल से ऊपर है उसको 5 लाख की मेडिक्लेम सुविधा मिलेगी। अगर आप मेडिक्लेम के उसमें भी जाएंगे तो मेडिक्लेम की बात आ गई तो मैं आपको फ्री वाली बांटने में बात करता हूँ।
अब आप ये देखिए कि हमारे यहाँ की टैक्सेशन कितनी मतलब ठीक नहीं चल रही मेरे हिसाब से। ज्वेलरी GST 3%, कपड़े पे 5%, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। कपड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, ज्वेलरी ज़रूरी है। कपड़ा उस पे 5, ज्वेलरी पे 3। मेडिक्लेम में मालूम है आपको कितनी है? 18%। 18% GST है मेडिक्लेम पे। और हर स्लैब के बाद 10-10 साल के बाद उसका प्रीमियम बढ़ता रहता है। एक मेरे जैसा बंदा जो सीनियर मोदी सरकार आम आदमी को लूट रही है। नहीं, सीनियर सिटीजन, मैंने प्लानिंग की बात करी। सरकार बहुत ज्यादा लूट रही है आम आदमी को। आम आदमी की जेब खाली। गरीबों की सरकार है, कहाँ गरीबों को? सबका साथ सबका विकास। जो विकास है सब झूठ है। ये अंबानी और अडानी की सरकार है।